देश के प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा होती है कि वे अच्छी बातें करें, लोगों को सच्चा बनाए, खुद भी सच्चे रहें, रास्ता दिखाएं। वैसे देश के प्रधानमंत्री जिस परिवार में पैदा हुए उसमें शायद 5-6 बच्चे हुए थे, जिनमें से एक ये थे। लेकिन आज ये मुसलमानों को बता रहे हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए, क्योंकि ये अपने जो कोर वोटर हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। डरने की क्या बात है? 75 साल हो गए आज़ादी के, और आज से पहले कभी टारगेटिंग नहीं हुई लोगों की, और टारगेटिंग हो रही है। ये मत सोचिएगा कि कल को आपकी टारगेटिंग नहीं होगी। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने डाला, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो 52nd सेशन था उसमें बोल रहे थे, जब वे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी प्रायोरिटीज़ कौन सी होनी चाहिए। हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है उन लोगों के प्रति जो लोग इन कैटेगरीज में आते हैं, और उन्होंने उन कैटेगरीज को गिनवाया था और कहा था कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सारी चीज़ों का लाभ जो है इन लोगों को सबसे पहले मिले। ऐसे कोई इनोवेटिव प्लान बनाए जाने चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाए जाने चाहिए ताकि इन तक पहुँचे। और ये कौन थे लोग? ये बात कर रहे थे SC/ST यानी कि दलित और आदिवासी, और OBCs जो पिछड़े वर्ग हैं, साथ ही महिलाएं, बच्चे, और साथ में माइनॉरिटीज़ में खास करके मुसलमान उन्होंने बोला, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़े, वहाँ पे शिक्षा में कमी, उसमें स्वास्थ्य में कमी। तो ये जो कारण होते हैं, इसके कारण विकास की गति भी रुकती है, और इसके कारण लोग आगे भी नहीं बढ़ते, और पूरा समुदाय भी आगे नहीं बढ़ता, वो पिछड़े से पिछड़ा होते जाते। I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो उन्होंने इस बात को कहा था, और इसकी उन्होंने सफाई भी दी थी बाद में, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मैंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा था कि जो हमारे संपत्ति है, हमारे रिसोर्सेज हैं, उसमें पहला अधिकार उन प्रायोरिटी ग्रुप्स का होना चाहिए, और जिससे उनका विकास हो सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उठाया जा सके। और उन्होंने कहा वो हैं SCs, STs, OBC, विमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, यानी कि दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक वर्ग। इस विषय पर संविधान क्या कहता है? बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वही कहा जो संविधान में लिखा है, आर्टिकल 38 का क्लॉज नंबर 2, कि राज्य जो है यानी कि स्टेट, वो लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसे कम करने की तरफ कोशिश करेगी, खास करके उन लोगों के लिए जो ग्रुप्स बेहद पिछड़े हैं, इनकम या किसी भी प्रकार से पिछड़े हैं। ये संविधान कहता है। मगर जब प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को टारगेट करते, उसके बाद अपने दूसरे भाषण में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, मगर फिर वही बातों को दोहराते। इसका मतलब है कि उनका विकास जो है वो सबका साथ सबका विकास नहीं है। लेकिन जब वो उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे, तो वो उल्टी बात करेंगे कि मैंने आपके लिए ये किया। और कहा भी उन्होंने हज के लिए कि मैंने आपके लिए कराया, मैंने वहाँ के जो भी होते हैं उनके राजा जो भी होते हैं उनसे बात करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो शेख हैं या जो भी हैं, वो उन्होंने ये खुद डिसाइड किया कि हम जो महिलाएं आती हैं उनको अकेले आने देंगे। इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं था, मगर वहाँ जाके वो ये बात बोल रहे हैं। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1962 की जंग के समय पर अपने गहने दान दे दिए थे देश के लिए। इसका कोई शोषा नहीं करा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कभी भी नहीं किया गया। आज मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। उसके बाद
आपको तो याद होगा कि उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए कुर्बान करने का वादा किया था और वही उनके साथ हो गया, देश को जोड़े रखने के लिए। वरना उस वक्त खालिस्तान मूवमेंट जो था, अगर वो सफल हो जाता तो एक हिस्सा देश का टूट सकता था, मगर उन्होंने कड़े फैसले लिए। उसका खामियाजा अपनी जान को देकर उन्हें उठाना पड़ा। देश ने एक प्रधानमंत्री को खोया और उन्होंने अपने प्राण कुर्बान कर दिए। उसके बाद देश के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने फिर अपने प्राण इस देश के लिए दिए, मगर इसके बारे में बात कोई नहीं करेगा क्योंकि शोर इतना ज़्यादा है। सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा प्रियंका गांधी जी ने, वो भी सुनवाती हूँ। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि सोनिया गांधी जी, जिनको इतने अपशब्द कहे गए हैं हर भाजपाई के द्वारा, हर कार्यकर्ता के द्वारा, आपके द्वारा भी, उन्होंने अपने मंगलसूत्र को इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया? क्या ये सच नहीं है? उन्होंने उसके बाद भी इतने अपशब्दों को झेला, इतनी बुरी बातें उनके लिए कही गई, उनके बच्चों के लिए कही गई, फिर भी अपने बच्चों को झोंक रखा है उन्होंने देश के लिए लड़ने के लिए। ये होती है मंगलसूत्र की ताकत। वो मंगलसूत्र न्यौछावर हो गया, लेकिन फिर भी जो वादा उस मंगलसूत्र के तहत किया जाता है, एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता बनता है, उस धर्म को वो निभा रही हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मगर प्रधानमंत्री जी ने तो 40 साल तक यही नहीं बताया था कि उनकी पत्नी है। उन्होंने तो शपथ पत्र तक में झूठ लिखा था, बताया नहीं था कि उनका विवाह हो चुका है। लेकिन खैर, ये उनकी बातें हैं, उनका चरित्र है, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहिए, वो चाहेंगे, वो कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं। किसी ने कोई गाली नहीं दी, और अब तक मैंने उनके बारे में जो बातें कही उसमें सिर्फ उनकी ही गालियां हैं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी। लेकिन देश को बांटने की कोशिश वो कर रहे हैं। आज मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये पता चल जाएगा कि जो मोदी जी के दिमाग में है वही उनकी जुबान पे है। हाँ, वो लोगों को डरा रहे हैं ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। यहाँ बता दूं कि सैम पिट्रोडा क्या कह रहे हैं उससे हमारा क्या लेना देना। वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर भारत में नहीं लगाने वाली जब भी वो सत्ता में आएगी। लेकिन मोदी जी ये ज़रूर करना चाहते हैं, जो दिमाग में होता है वही आप बोलते हैं। आपको बता दूं कि राजीव गांधी जी ने 1985 में एस्टेट ड्यूटी हटा दी थी, तो जो इनके दिमाग में वो इनके मुंह से निकल रहा है। जानते हैं क्यों? जयंत सिन्हा मोदी जी के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे, राज्य वित्त मंत्री। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे, 2014 में लागू करना चाहते थे। जब ये बने तब उन्होंने ये बात की। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55%. 2017 में ही ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई थी कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। अब आ जाते हैं 2018 में। 2018 में अरुण जेटली जी बन गए वित्त मंत्री और उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स बहुत बढ़िया है जो अमेरिका में है, और इससे उनके शिक्षण संस्थान, उनके अस्पताल, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत अनुदान मिला है क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स का पैसा जो है वो वहाँ पे दिया गया है। और 2019 के केंद्रीय बजट में इनहेरिटेंस टैक्स लाया जाना है, इसके बारे में तमाम अखबारों में खबरें आई थी और सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, नहीं आई। तो इसके बारे में बात किसके साथ हो रही थी, कौन चर्चा कर रहा था?
भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो सच्चाई ये है, मगर भ्रमित करने के लिए मोदी जी जो कह रहे हैं दरअसल वो करना चाहते हैं। अगर सरकार में आ गए तो वो करेंगे, इसलिए सावधान रहिए, जागरूक बनिए, सही इंसान को वोट करिए। भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं करना है, कांग्रेस को वोट करना है, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात।